हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हिरेन गेड़िया। आज मैं 11th और 12th का एसपी लेने वाला हूँ। आज मैं 12th का चालू कर रहा हूँ। एसपी जो महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। आज अपन देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। पहले मैं आज इंडेक्स ब्रीफ करूंगा कि भाई इंडेक्स के अंदर पूरे पोर्शन के अंदर क्या है। ठीक है, पहले बोल देता हूँ, फर्स्ट लेक्चर ही आज मेरा एसपी का। मैं तुम लोग को फर्स्ट डे पे बोल रहा हूँ कि 12th चैप्टर एक लाइक अ वेब सीरीज है। आप एक भी चैप्टर मिस करोगे तो आपको मालूम नहीं रहेगा कि नेक्स्ट चैप्टर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सब लेक्चर्स देखें, सब वीडियोस देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। पहला चैप्टर है मेरा इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके अंदर अपन वो पढ़ेंगे कि भाई कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब कंपनी के पैसा इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होता है, कैपिटल कौन सा रिक्वायरमेंट होता है, लाइक फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सब आप ए चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर अपना होगा सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, मतलब कंपनी कहां से पैसा उठाएगी इज नथिंग बट सोर्स। तो सेकेंड चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई सोर्स ऑफ कैपिटल फाइनेंस मतलब इनवर्ड से, मतलब अपने अंदर से, आउटसोर्स से कहां से मतलब पैसा उठा सकती है कंपनी, ये अपन सेकेंड चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी कैसे शेयर अलॉट करती है, क्या प्रोसीजर होगी, वो सब अपन थर्ड चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फोर्थ चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो मैं तुम लोग बोल रहा हूं कि सेकंड चैप्टर के अंदर सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में अपन सब ब्रीफ समझ लेंगे कि भाई इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है, उसका सब शॉर्ट नोट्स आपको सेकंड चैप्टर्स के अंदर दिखेगा और उसका डिटेल्स आपको फोर्थ चैप्टर्स, फिफ्थ चैप्टर्स और थर्ड चैप्टर्स, फोर्थ चैप्टर्स और फिफ्थ चैप्टर्स में आपको इन डिटेल में पढ़ाना है कि कंपनीज एक्ट के अंदर उसकी क्या प्रोसीजर है, प्रोविजंस है। फोर्थ इश्यू ऑफ डिबेंचर। फिफ्थ अपना होगा डिपॉजिट। भाई डिपॉजिट के थ्रू भी कंपनी पैसा उठा सकती है, तो दीज आर द वन ऑफ द ऑल्सो सोर्स कि कंपनी पैसा उठा सकती है डिपॉजिट के थ्रू। सिक्स चैप्टर होगा अपने प्रैक्टिकल चैप्टर होंगे जो अपना 6, 7 और 8। सिक्स चैप्टर करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर, करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर, करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर। सर ये प्रैक्टिकल कैसे हुए? ये तीनों चैप्टर्स आपके लेटर्स के है। किसके है? लेटर्स के, मतलब एग्जाम के बोर्ड के अंदर ये तीनों चैप्टर्स में से आपको मिनिमम 15 से 20 मार्क्स के लेटर्स आएंगे। बोर्ड के लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सपोज कि फॉर एग्जांपल थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वो पूरा थियरी सब्जेक्ट है, 6, 7, 8 पूरा प्रैक्टिकल है। 3, 4, 5 में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 90% होगा, आप लोग का 10% होगा, मतलब 90% मैं समझाऊंगा, 10% आपको रीड करना है। 6, 7 और 8 में मेरा कंट्रीब्यूशन 10% हो जाएगा, मेरा कंट्रीब्यूशन 10% हो जाएगा, आपका कंट्रीब्यूशन 90% हो गए। मतलब सर बोलना क्या चाहते हो? जो थियरी में पढ़ा होगा 3, 4 और 5th चैप्टर में 6, 7, 8 चैप्टर में उसमें लेटर थ्रू इंप्लीमेंटेशन करना है। 9th चैप्टर डिपोजिटरी, वो पूरा फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड है, सेबी के रिलेटेड है, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब भी 9th चैप्टर में चालू करेगा तभी। 10th चैप्टर अपना डिविडेंड और इंटरेस्ट है। देखो तुम लोग को उधर थोड़ा सा ब्रीफ समझा देता हूं, व्हाट इज द डिविडेंड एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट। डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर को जो रिटर्न में मिलता है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, उसको बोलते हैं डिविडेंड। और डिबेंचर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है इन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। नथिंग बट दोनों का मतलब क्या होता है? इन रिटर्न ऑफ समथिंग शेयर होल्डर या तो डिबेंचर गेट इज नथिंग बट डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। 11th चैप्टर ऑल्सो फाइनेंशियल मार्केट, इसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट और अपन पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट क्या होता है। और 12th चैप्टर अपना वापस से होगा सेबी रिलेटेड, जो है अपना स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी कैसे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लिस्टिंग होती है एंड ऑल। थोड़ा सा ब्रीफ में झलक दिया इन लोग ने कि भाई स्टॉक मार्केट में कैसे शेयर लिस्टिंग होता है एंड ऑल, ठीक है। चलो चैप्टर 1 चालू करते हैं। चैप्टर्स का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग निकालना जाओ तो कॉर्पोरेट नथिंग बट कंपनी। आप कंपनी भी बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो, जो बोलना है आप बोल सकते हो। और फाइनेंस का नथिंग बट मनी और मनी वर्थ, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ए चैप्टर्स के अंदर अपन पढ़ेंगे कि भाई क्या कंपनी के रिलेटेड, कंपनी को कौन से कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब अपन पढ़ेंगे। ज्यादा फोकस देखो अपन देखेंगे वन बाय वन, देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट तो मीनिंग पढ़ेंगे अपन, सेकंड इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे भाई कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है,
थर्ड अपन पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड के लेवल की बात करूं, आपके एग्जामिनर आपको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल पे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। या तो अगर एग्जामिनर को दोनों नॉलेज जज करना है, फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस बिटवीन पूछ लेंगे। अगर उनको एक पे ही फोकस करना है तो या तो फिक्स कैपिटल का इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे या तो वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे। तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोर्ड की लेवल की बात कर रहा हूं यहां पे। फोर्थ अपना होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, वंस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शॉर्ट नोट में मेनी टाइम्स एग्जाम के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो प्लीज ध्यान रखो, जो मैं बोलते जा रहा हूं आप नोट करके रखो कि भाई ये इंपॉर्टेंट सर ने बोला है तो मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसके अंदर आप पढ़ेंगे डेफिनेशंस क्या है और कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, और यहां पे अपना चैप्टर्स ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं कि क्या पढ़ने वाले अभी। चलो स्टार्ट कर रहा हूं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शंस, द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू द मनी एंड मनी मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट होगा पैसे से रिलेटेड उसको बोलेंगे फाइनेंस। देखो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं, कोई भी कंपनी को रन करने के लिए फाइनेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। विदाउट फाइनेंस कंपनी कांट रन। या जैसे कि इंसान को जिंदा रहने के लिए उसके अंदर खून होना जरूरी है, वैसे ही कंपनी को जिंदा रखने के लिए उसके अंदर फाइनेंस होना जरूरी है। मतलब फाइनेंस इज अ बैकबोन ऑफ द कंपनी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी। कंपनी का इनफ्लो और आउटफ्लो जो भी होता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस, नथिंग बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Success of the any business organization depend upon the efficiency with which is able to generate and use the fund। कोई भी कंपनी का सक्सेस एक पे ही डिपेंड है कि भाई वो जो पैसा उसको इनफ्लो में मिल रहा है उसको कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है। एफिशिएंट यूटिलाइज करना मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है किसके अंदर, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के अंदर। चलो अभी चालू करता हूं, कंपनी कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग पढ़ते हैं अपन। Corporate finance deal with the raising and using of finance by a corporation. It deal with the financing activity of the corporate capital structuring and marketing investment decision. Corporation corporate finance में जो पोजीशन पे फाइनेंस मैनेजर बैठता है उसको बोलते हैं, जो पर्सन कॉर्पोरेट का मैनेजमेंट करता है फाइनेंस का वो उसको बोलेगा अपन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजर। उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं जो बड़े डिसीजन होते हैं। फर्स्ट डिसीजन होगा फाइनेंसिंग डिसीजन और सेकंड होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो अपन आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे वैसे अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फाइनेंशियल डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलो यहां से चालू कर रहा हूं वापस से। द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूडिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ द कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर क्या इसका स्कोप क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेगा, कौन करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, नथिंग बट फाइनेंशियल मैनेजर। स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट की कहां से पैसा उठाएगा जो सेकंड चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ कैपिटल। थर्ड होगा मनी मार्केट और शेयर मार्केट, वो ऑलरेडी 11th और 12th चैप्टर के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई व्हाट इज मनी मार्केट। मनी मार्केट इज नथिंग बट जो भी पैसा मिल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए उसको बोलेंगे मनी मार्केट। इट ऑल्सो कवर द कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। इवन अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक प्ले अ वाइटल रोल इन अ कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, उसमें बैंक बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, थ्रू लोन देती है, डिबेंचर कंपनी को डिबेंचर फॉर्म में पैसा देती है, बॉन्ड्स हो गया, बहुत सारे वेराइटीज में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करती है। तुम लोग को अभी भी बोलते हैं बैंक एंड फाइनेंशियल आर बोथ आर डिफरेंट टर्म। अपन जनरली नॉर्मल टर्म में बोलते हैं कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर बोथ सेम। नहीं, यहां पे आपको क्लियर कर रहा हूं व्हाट इज द बैंक। बैंक मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कार लोन लेना है, बैंक देगी, यस देगी। होम लोन लेना है, देगी, यस देगी। मुझे गोल्ड लोन चाहिए, लेगी, यस देगी। बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सबको लोन देती नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसको ही लोन देगी जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का और मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होगा, उसको ही लोन देगी। सर एग्जांपल दे दो, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने नाम तो सुना ही होगा, सिडबी, नाबार्ड, ये सब तुम लोग ने ऑलरेडी 11th में पढ़ लिया गया व्हाट इज सिडबी एंड नाबार्ड। सिडबी इज अ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब नथिंग बट ये उन लोग को ही सब बोथ आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो तुम लोग को एग्जांपल दिया है मैंने,
बोथ आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये उन लोग को ही लोन देगी जिसका मेरा ऑब्जेक्ट्स एंड कंपनी, मेरा ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी का ऑब्जेक्ट एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्ट मैच होगा, उसको ही क्या देगी, लोन देगी, अदरवाइज लोन देगी नहीं। मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसका मेन पर्पस है कि भाई स्मॉल एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को डेवलप करना है, और मेरे को भी मेरा बिजनेस भी उसके अंदर कवर्ड हो रहा है, किसके अंदर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंदर, तो ही मुझे क्या देगी, लोन देगी, अदरवाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मुझे लोन देगी नहीं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में? बैंक सब प्रकार की लोन देती है, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सब प्रकार के सब टाइप्स की लोन देती नहीं है। ये बेसिक का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है जो किसको भी मालूम रहता नहीं है, पर बस तुम लोग को एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं मैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजर of any organization has to ensure that first the firm has a adequate finance। अगर सपोज कि आज मैं फाइनेंशियल मैनेजर की पोजीशन पे हूं, तो मेरे को पहला ध्यान क्या रखना है कि एवरी टाइम मेरी कंपनी के अंदर, मेरे फर्म के अंदर एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट फाइनेंस होना जरूरी है। सफिशिएंट मतलब जितना कंपनी को रन करने के लिए पैसा चाहिए डे टू डे, उतना पैसा तो मेरे अकाउंट्स में होना चाहिए एवरी टाइम। सेकेंड होगा देयर आर यूजिंग अ राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव अ मिनिमम कॉस्ट। जो भी पैसा उठा रही है कंपनी, या तो फिर होगा इक्विटी से उठाया है, प्रेफरेंस शेयर से उठाया है, या तो वॉट एवर द रीजन, वॉट एवर द टाइप से जो भी कैपिटल से पैसा उठा रही है, उसको ध्यान में रखना है कि भाई किसको ध्यान में रखना है, फाइनेंशियल मैनेजर को ध्यान में रखना है कि उसका कॉस्ट मुझे क्या हो, मिनिमम हो। यस। थर्ड हो गया ऑफ कोर्स अब फाइनेंशियल मैनेजर का मेन डिसीजन तो यही होता है ना कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा, जो भी पैसा उठा रहा हूं, उसका खर्चा मेरे को क्या हो, सबसे कम से कम हो। थर्ड, द फर्म यूटिलाइज रेज फंड इफेक्टिवली। जो भी एक बार पैसा उठा लिया मतलब कंपनी राजा हो गई नहीं। कंपनी जब उसके फॉर पैसा उठा रही है तो उसका मेन एक्टिविटी जो बाद में शुरू होती है, पैसा उठाना इज नॉट बिग डील। पैसा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देती है, बट बिग डील क्या होता है, जो भी पैसा आया उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कहां इन्वेस्टमेंट करना है कि भाई शेयर होल्डर को उसका लॉस बेयर ना करना पड़े। यस। तो जो भी फर्म यूटिलाइज करेगी, जो पैसा उठाया रेज फंड इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, नहीं कि भाई आज पैसा उठाया, आज पार्टी करेंगे, रात को पैसा खत्म। ठीक है। फोर्थ, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न टू फॉर इट्स ओनर। तुम लोग को मालूम है शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, उसको आपको जनरेट करके देना है, जितना हो सके मैक्सिमम रिटर्न देना है। तो ये सब 4 पॉइंट्स किसको ध्यान में रखना है, फाइनेंशियल मैनेजर को ध्यान में रखना है जब भी कोई भी एक्शंस लेगा तभी। चलो अभी फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे बड़ा 2 रोल होते हैं। देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग टू डिसीजन आर द बेसिस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर जो भी डिसीजन लेगा कॉर्पोरेट फाइनेंस का, कंपनी का फाइनेंस का, उसका 2 डिसीजन होंगे। पहला डिसीजन होगा फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब कहां से वो पैसा उठाएगा, उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। और सेकंड होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। सेकंड होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज द फाइनेंसिंग डिसीजन एंड व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पढ़ते हैं अपन कौन से 2 डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। फॉलोइंग आर द 2 डिसीजन आर द ऑन द बेसिस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज द फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, द बिजनेस फर्म हैज टू असेस द कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड। द फर्म हैज मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। जो सेकंड चैप्टर है अपना सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, जो डिटेल में अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ी झलक पढ़ दे रहे हैं कि क्या इंक्लूडिंग है क्या नहीं। द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट्स टू रेज अ इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर के पास पहले 2 ऑप्शंस होते हैं, क्या तो वो इक्विटी की तरफ जाए क्या तो डेब्ट की तरफ जाए। आई होप तुम लोग 12th में हो तो इक्विटी का मतलब क्या होगा, डेब्ट का मतलब क्या होगा, आई होप तुम लोग को मालूम होगा। इक्विटी नथिंग बट ओनर्स का फंड होता है और डेब्ट मतलब नथिंग बट बोरोड कैपिटल होता है। 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो इक्विटी के थ्रू कैपिटल रेज कर सकता है, या तो फिर उसके पास डेब्ट है, नथिंग बट बोरोड फंड भी बोल सकते हैं, बोरोड कैपिटल भी आप बोल सकते हो। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर द बैंक लोन। अगर उन लोग को फाइनेंशियल मैनेजर को ये 2 ऑप्शन नहीं अच्छे लग रहे कि भाई उसको नहीं लेना है 2 ऑप्शन से, कैपिटल, इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल से, तो उसके पास और क्या ऑप्शन है, बैंक से लोन ले सकती है,
पब्लिक डिपॉजिट से लोन ले सकती है, डिबेंचर एटेक्सा, तुम लोग देख रहे हो ये सबके चैप्टर से इन डिटेल के अंदर अपन ने इंडेक्स में देखा था कि भाई पब्लिक डिपॉजिट जो 5th वाला चैप्टर था पूरा डिपॉजिट पे, उस पे अपन प्रोविजंस क्या दिया है कंपनीज एक्ट ने वो डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि भाई एसपी के 12 चैप्टर डिवाइड किए, एक हिस्सा लाइक अ वेब सीरीज। अगर एक भी सीरीज मिस किया तो आप भूल जाओगे कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था और लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था, सॉरी, ठीक है। टू रेज अ फंड, तो फाइनेंशियल मैनेजर एंश्योर दैट फर्म इज अ वेल कैपिटलाइज्ड, मतलब मैंने तुम लोग को अपन ने पढ़ा था आगे कि भाई एवरी टाइम, पहले ऑब्जेक्ट अपन ने पढ़ा था कि भाई एवरी टाइम फाइनेंशियल मैनेजर को एडिक्वेट फाइनेंस होना जरूरी है, मतलब कंपनी के अंदर एडिक्वेट फाइनेंस होना जरूरी है। उसको हमेशा ध्यान में रखना है कि उसके पास डे टू डे वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है कंपनी रन करने के लिए। That is, they have a right amount of capital and that the firm has a right combination of debt and equity. फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजन ध्यान में रखना है कि भाई वो ज्यादा इक्विटी ना ले ले या तो ज्यादा डेप्ट ना ले ले, उसको मेंटेन करके रखना है डेप्ट या तो इक्विटी। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल उसने डेप्ट ज्यादा ले लिया, मतलब लोन ज्यादा ले लिया, कल उठ के उसको रिपे भी करना है, तो कंपनी वाइंडिंग अप बंद होने की नौबत पे अभी आ जाए अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है नहीं तो, ठीक है। तो ये हो गया पहला डिसीजन, हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकंड डिसीजन होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला डिसीजन क्या है, फाइनेंशियल कहां से पैसा उठाएगी, फाइनेंशियल डिसीजन। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब जो पैसा उठाया अपने पास तो रखेगी नहीं, बिजनेस करने के लिए पैसा लिया है, वो पैसा कहां इन्वेस्ट करेगी उसका सेकंड डिसीजन होगा। किसका, मेरा नहीं, फाइनेंशियल मैनेजर का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वंस द बिजनेस फर्म हैज अ गेन access to the capital, the finance manager has to take decision regarding the use of the fund in a systematic manner so that it will bring maximum return for its owner। मतलब जो भी पैसा उठाया है फर्स्ट डिसीजन से, फाइनेंशियल डिसीजन से, उसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वो पैसा उसको वैसी जगह सिस्टमेटिकली यूटिलाइज करना है। अपन ने उसका ऑब्जेक्ट में भी पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो अपन ने वो 4 पॉइंट पढ़े थे, उसके अंदर पढ़ा था ना कि फर्म यूटिलाइज रेज फंड इफेक्टिवली, पैसा उठाया इज नॉट अ कोर, इज नॉट इंपॉर्टेंट, पैसा तो सबको मिल जाता है, बट उसको इन्वेस्टमेंट कहां करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर के लिए। तो सेकंड ऑप्शन, अपन सेकंड पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के जो भी पैसा आ रहा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना मतलब उसको वैसी जगह इन्वेस्ट करना है कि भाई एवरी मंथ एवरी ईयर सम ऑफ रिटर्न मिले, और वो रिटर्न अपन क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर को दे सकते हैं। शेयर होल्डर नथिंग बट ओनर को दे सकते हैं। फॉर दिस द फर्म हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि भाई जो भी पैसा उठाया है उस पे, कैपिटल का मतलब तो वही होगा कि पैसा उठाना, यस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि उस पे लगने वाला खर्चा, उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Once they know the cost of capital, firm can deploy or use the fund in a such a way that return are more than the cost of capital. Of course, देखो एक एग्जांपल देता हूं तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एग्जांपल, मैंने कोई पैसा उठाया पहले वाले में से, फाइनेंशियल डिसीजन में से, फॉर एग्जांपल मैंने डेप्ट से पैसा उठाया, डिबेंचर से पैसा उठाया, फॉर एग्जांपल उसको मैं 10% दे रहा हूं एज अ इंटरेस्ट पर एनम, वो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मेरे को ऐसा ध्यान में रखना है कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे को कैसे रिकवर कैसे होगा। सपोज कि जो कैपिटल मैंने डिबेंचर से उठाया है वो पैसा, डिबेंचर वाला पैसा मैं कहा किसी जगह इन्वेस्ट करूंगा। सेकंड डिसीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वैसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां मुझे 10 से ज्यादा रिटर्न मिले, 10% से ज्यादा रिटर्न मिले, 12%, 15%, तो ही मुझे प्रॉफिट होगा ना। यस, फॉर एग्जांपल मैंने 10% पे पैसा उठाया फाइनेंसिंग डिसीजन डिबेंचर से, और मैं वैसी जगह किधर डाल रहा हूं जहां मुझे 18% रिटर्न मिल रहा है, तो अल्टीमेटली 18% में से मेरा कॉस्ट कितना है, 10%, तो कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, 8% प्रॉफिट होगा। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। चालू करते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में मेजोरिटी आया नहीं है क्वेश्चंस, बट हाँ पूछ ले, बहुत इजी क्वेश्चंस है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट फाइनेंस का कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी के अंदर फाइनेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, ये वाला चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। बच्चे लोग बाहर आके बोलते कि ये चैप्टर तो आउट ऑफ सिलेबस पूछा था। नहीं भाई, इंपॉर्टेंस का मतलब ही क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता
है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो प्लीज़ आप लिख लो इंपॉर्टेंस की बाजू में स्लैश करके कि इंपॉर्टेंस इज नथिंग बट सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इन द फंक्शनल मैनेजमेंट of business enterprise, importance is given to the production, finance, marketing and personal activities. Among all these activities, utmost importance is given to the financial activity. The importance of corporate finance may be discussed as follow. One by one अपन डिस्कस करते हैं. What is the importance of the corporate finance? पहला ही है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. अरे भाई जनरली ये ऑफकोर्स आज मुझे कोई भी मेरा पर्सनली अपना पर्सनल रीजन ले लेता हूँ, पर्सनल एग्जांपल ले लेता हूँ. आज मुझे कि जब पिकनिक पे जाना है तो मैं किस पे बेस पे जाऊंगा पिकनिक, मेरा पास पैसा है कि नहीं. सेम लाइक कंपनी के अंदर भी कोई भी डिसीजन लेने हैं तो किसके बेस पे ले सकते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन के बेस पे ले सकते हैं. भाई कबर सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी को नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नए ब्रांच खोलना है, तो वो सब डिपेंड करेगा मेरा फाइनेंस के बेस पे. तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. Most of the important decisions of the business enterprise are determined on the basis of the availability of the fund. कोई भी मैनेजर आज कुछ भी डिसीजन लेता है, पहले वो अपना इनफ्लो आउटफ्लो चेक करता है, कैपिटल रिजर्व चेक करता है, उसके बाद में क्या करता है, डिसीजन लेता है. It difficult to perform any functions of business enterprise independently without finance. मैंने तुम लोग को इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया था कि फाइनेंस इज अ बैकबोन ऑफ द कंपनी. जैसे ह्यूमन बींग को रन करने के लिए खून चाहिए, वैसे ही फाइनेंस कंपनी को रन करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइनेंस चाहिए. मतलब फाइनेंस इज अ ब्लड फॉर अ कंपनी. ठीक है, एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज नीडेड टू टेक कीपिंग इन द व्यू फॉर इट्स इंपॉर्टेंस ऑन अ प्रॉफिटेबिलिटी. There may be a number of alternatively, but the management is required to select the best one which will enhance the profitability. भाई कंपनी के पास 10 सोर्स है पैसे उठाने का, सेम लाइक 10 सोर्स है उसको इन्वेस्टमेंट करने का भी, तो उसको वैसी जगह पे इन्वेस्ट करना है कि जहां पे सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिटर्न में मिले. ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज अ फाइनेंशियली वायबल. वायबल का नथिंग मतलब बोलता है पॉजिटिव, कि भाई कंपनी तब भी कोई भी डिसीजन को ग्रीन झंडी दिखा सकता है, फाइनेंशियल मैनेजर जब भी उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या फाइनेंस होगा तभी. ठीक है, thus corporate finance play a significant role in a decision process. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला पहले चैप्टर्स के अंदर, पहले पॉइंट्स के अंदर कि कंपनी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजर कोई भी डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन किसके बेस पे लेता है, फाइनेंस के बेस पे लेता है. आज नई ब्रांच खोलना है, मेरे को कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो मेरे कभी कर सकता हूँ जब भी मेरे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ द फाइनेंस होगा तभी. सेकंड पॉइंट है हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. आज मुझे सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, पैसा रेस करना पड़ेगा. जो अपन ने फर्स्ट आगे पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजर के 2 डिसीजन होते हैं, जो है पहला अपन ने कौन सा पढ़ा था, फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब कहां से पैसा उठाएंगे. तो पैसा उठा के अपने पास रखेंगे, मैंने तुम लोग को बोला था अपने पास नहीं रखती है कंपनी, वो कहां ना कहां इन्वेस्टमेंट कर देती है, या तो दूसरी कंपनीज के अंदर या तो नए प्रोजेक्ट के अंदर. तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. Whenever a business firm wants to start a new venture का मतलब यहाँ पे होता है nothing but new business. Venture का मतलब यहाँ पे क्या होता है, new business. Each need to raise a capital. Business firm can raise a fund by issuing share, debenture, bond or even by taking a loan from the बैंक. अपन ने फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर पढ़ा था कि कंपनी इक्विटी से पैसा उठा सकती है या तो डेब्ट से पैसा उठा सकती है, और अगर उन लोग से दोनों से पैसा नहीं उठाना है तो एक बैंक लोन तो पड़ा ही है उसके पास ऑप्शन. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने, पढ़ा हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. सेकंड हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. देखो तुम लोगों को क्या लगता है कि भाई छोटी छोटी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अफोर्ड कर सकती है, नहीं कर सकती, बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लाखों रुपए का क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. जैसे कि तुम लोग मॉल में गए रहोगे, मालूम है तुम लोग को मॉल के एंटर्स पे ही कभी कभी फ्री में जूस टेस्ट करते हैं, चॉकलेट्स होती है, नई वेफर्स होती है, वो टेस्ट करते हैं फ्री में.
क्यों? उन लोग क्या कर रहे हैं? नथिंग बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं कि सपोज कि फॉर एग्जांपल ये नया प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करेंगे तो कंज्यूमर को अच्छा लगेगा कि नहीं। अपन सपोज कि फॉर एग्जांपल जूस अपन को टेस्ट करने के लिए देते हैं, तो वो टेस्ट करने के बाद अपने को पूछते हैं कि कैसा लगा ये प्रोडक्ट। क्या करते हैं? अपन रिव्यू देते हैं, बाद में अपन रिव्यू के साथ साथ उसको एक सजेशन भी देते हैं कि नहीं यार इसमें चॉकलेट होता तो मजा आता, या तो फिर कोई ऑल फ्लेवर होता, स्ट्रॉबेरी होता तो मजा आता। नथिंग बट वो क्या कर रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है कि भाई अगर सपोज कि हम लोग ये फ्यूचर में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो कंज्यूमर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। नथिंग बट वो कभी मैं कर सकता हूं जब भी कंपनी के पास अच्छा सा रिजर्व एंड सरप्लस पैसा होगा, तभी कर सकती है। छोटी मोटी कंपनियां ये अफोर्ड नहीं कर सकती है। मैं तुम लोग को अभी बोल देता हूं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट फॉर अ कंपनी। वो आगे जाके वो रिटर्न में उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ का रिटर्न मिल जाता है, जितना उन लोग इन्वेस्ट करते हैं उतना। तो थर्ड पॉइंट वो तभी कर सकते हैं जब भी कंपनी के पास कॉर्पोरेट फाइनेंस होगा सफिशिएंट, तभी। थर्ड पॉइंट क्या होगा? हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर अ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। Detailed technique work is essential for the execution of the project. Research and development is lengthy process and therefore fund have to made available throughout of the research work. This will be require continue financial support. Many a time company has to upgrade its old product or develop a new product to attract the customer. For this company has to conduct the survey, मार्केट एनालिसिस एटेक्स्ट्रा विच अगेन रिक्वायर फाइनेंशियल सपोर्ट। मैंने तुम लोग को बोला मॉल के अंदर उन लोग स्टॉल लगाते हैं, फ्री में सब कस्टमर को फूड देते हैं। काय के लिए देते हैं? कि भाई उन लोग एक रिसर्च कर रहे हैं कि अगर सपोज कि फ्यूचर में हम लोग ये फ्लेवर का प्रोडक्ट लाए तो कस्टमर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो थर्ड क्या हो जाएगा? रिसर्च हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर? हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। कोई भी बिजनेस को कंटिन्यू, स्मूथ मतलब कंटिन्यू रन करने के लिए उसके पास एडिक्वेट फंड होना जरूरी है। जो अपन ने आगे पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजर का क्या 4 रोल होता है, उसमें फर्स्ट रोल यही था कि कंपनी के पास, फर्म के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ का फंड होना जरूरी है। ठीक है, तो हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। Smooth flow of corporate finance is needed to so that salaries of employees are paid on a time, loans are cleared on a time, raw material is purchased, and whenever required, sale promotion of existing products is critical out smoothly and new product can be launched efficiently. ठीक है, ऑफ कोर्स डे टू डे कंपनी को अपने स्टाफ को सैलरी देना है, या तो फिर कोई प्रोडक्ट नया बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल परचेस करना है। नथिंग बट जो वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है कंपनी के लिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपोर्टेंस का? ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। Corporate finance play a significant role in a control and coordination of all the activity in an organization. For example, productions will suffer if financial department does not provide adequate finance for a purchase of the raw material and meeting other day-to-day finance requirement for a smooth running of the product and unit. Example देता हूँ कि अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो उन लोग रॉ मटेरियल कभी नहीं परचेस कर पा रही है, तभी जब भी उसके पास पैसा नहीं है तभी परचेस नहीं कर पा रही है। तो अगर सपोज कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा किसके पास? प्रोडक्शन लेवल के पास, सेल मैनेजर के पास, तो ये वाला प्रॉब्लम क्या हो सकता है? सॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज कि फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट में ऑर्डर लिया, सॉरी इधर नहीं लिख रहा हूं, ऊपर लिखता हूं, तुमको क्लियर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल सेल्स मैनेजर ने ऑर्डर ले लिया बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर लिया, फॉर एग्जाम्पल 1000 ऑफ यूनिट का ऑर्डर ले लिया। उसने विदाउट कोऑर्डिनेशन, परचेस डिपार्टमेंट से विदाउट कोऑर्डिनेशन से उसने क्या कर लिया? ऑर्डर ले लिया। बाद में जाके परचेस मैनेजर बोलता है कि अपने पास पैसा ही नहीं है रॉ मटेरियल का। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो फिनिश गुड कैसे बनेंगे? फिनिश गुड्स नहीं बनेगा तो सेल कैसे करेंगे? तो अगर अपने पास फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है तो ये वाली नौबत आती नहीं है। तो ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, मतलब वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजर के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट होना जरूरी है।
ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है प्रमोट एक्सपेंशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। मैंने तुम लोग को पहले बोला कि कोई भी कंपनी अगर सपोज कि न्यू ब्रांच खोलना है, उसको नया प्रोडक्ट के अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजी के अंदर नया कुछ चेंजेस लाने हैं, वो तब भी कर सकता है जब भी उसके पास अच्छा सा बैकअप में फाइनेंस होगा, तभी कर सकता है। विदाउट फाइनेंस कंपनी एक्सपेंशन का सोच ही नहीं सकता। यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मैनेजिंग रिस्क। भाई कंपनी इज अ बिजनेस इज अ रिस्क। आई होप यू नो वेरी वेल कि कोई भी बिजनेस आज एक जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो, उस पर जगह हम लोग सोच रहे हो कि 500 करोड़ का प्रॉफिट हो, तो हम लोग को नेक्स्ट ईयर सोच के रखना है कि 1000 करोड़ का लॉस होगा तो मैं कैसे सर्वाइव कर सकूं। तो हमेशा जो भी रिस्क आए उसको अगर सपोज कि संभाल सके। नावडे कोविड एंड ऑल, सब बिजनेसमैन को क्या हुआ, कहा ना कहा प्रोडक्शन पे अपने सेल्स पे फर्क पड़ा है, तो उन लोग क्या बंद कर देंगे अपना बिजनेस? नहीं। उसके बाद अच्छा सा उन लोग ने 10 ईयर से प्लानिंग करके रखा कि भाई एवरी ईयर अपॉन सम अमाउंट ऑफ रुपीज अपन क्या करेंगे, रिजर्व में डालते रहेंगे कि भाई कभी कभार ऐसी सब नौबत आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोविड जैसे, तो अपन वो टाइम पे कैसे मार्केट में सर्वाइव हो सके। तो नथिंग बट मैनेजिंग रिस्क। कंपनी हैज टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज अ सडन फॉल इन अ सेल। यस, जरूरी नहीं कि कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट रोज पसंद ही आए। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कंज्यूमर बोर हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट परचेस करके या तो फिर टेस्ट करके, तो कभी कभी सेल्स डाउन हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड नौबत क्या हो सकती है, लॉस ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटीज। ए भाई नथिंग बट कोविड इज अ नेचुरल क्लाइमेटीज ही है, तो उसके कारण भी सेल्स नीचे हो जाए। तो ये सब सिचुएशन में अपन कैसे अपने आप को रिस्क से बचा सकते हैं, तो तभी बचा सकते हैं जब भी कंपनी के पास कॉर्पोरेट फाइनेंस अच्छा होगा, तभी बचा सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट होगा 8 पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट। सपोज कि फॉर एग्जांपल 10 साल से मैं कोई ओल्ड मशीन परचेस कर रन कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहा हूं, और सडनली वो टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जा रही है, तो वो मैं नई टेक्नोलॉजी तभी परचेस कर सकता हूं जब भी मेरे पास सफिशिएंट ऑफ अमाउंट का क्या होगा, फाइनेंस होगा। तो ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट के लिए भी मुझे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना जरूरी है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड asset. Assets such as a plant and machinery become old and outdated over the year. They have to be replaced by a new asset. Finance is required to purchase a new asset. मैं न्यू asset के लिए तब भी सोच सकता हूँ जब भी मेरे पास sufficient amount of का क्या रहेगा, पैसा होगा। 9th पॉइंट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड इज नथिंग बट शेयर होल्डर को जो रिटर्न में मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और इंटरेस्ट नथिंग बट डिबेंचर को इन रिटर्न ऑफ कुछ भी मिलता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं। तो उसको पे करने के लिए भी कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द फाइनेंस होना जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस का, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड फीस। कोई भी गवर्नमेंट को जीएसटी हो गया या तो वॉट एवर द अदर टैक्स हो गए या तो फीस हो गई गवर्नमेंट की, आरओसी की, वो सब पे करने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द फाइनेंस होना जरूरी है। कंपनी हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नथिंग बट जीएसटी, एंड फीस टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज ऑन अ वेरियस ओकेशन। फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग दिस टैक्स एंड फीस। तो ये 10 पॉइंट हो गए किसके, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के। ये पार्ट के अंदर अपन यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अपन डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। में तुम लोग को इंडेक्स पे समझाया था कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जो एग्जाम में मेनी टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।